बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले उन बच्चों के बारे में जो मुसलसल जो है वो तवज्जो नहीं दे रहे या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। 468 खदीजा बीबी, 494 राबिया बीबी, 554 मरियम इम्तियाज़, 575 गजाला खान, 612 महनाज अहमद और 621 मशाइल हैदर। मैंने फ़ोन भी किया, ये लोग फ़ोन भी नहीं अब उठा रहे। इनमें से कुछ लोगों ने शुरू में फ़ोन उठाया था और कहा था कि ठीक है हम क्लासेस लेंगे, लेकिन कल परसों से ये लोग फ़ोन ही नहीं उठा रहे, जो कि बिल्कुल भी दुरुस्त तर्ज़ अमल नहीं है, यही कह सकती हूँ मैं। बहरहाल हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, बाब नंबर 19, और इस बाब की हेडलाइन है हसूल पाकिस्तान की जद्दोजहद। यानी अब जो बड़े सगीर के मुसलमानों की जद्दोजहद है, जो सोच है, जो अमल है, 1940 के बाद उसको एक सिमत मिल गई, उसका तयन हो गया कि आने वाले वक्तों में उन्होंने किस डायरेक्शन में काम करना है या चलना है। इसमें कोई शक नहीं कि 1937 के सूबाई इंतखाबात में मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों को सिर्फ 5% वोट मिले थे, लेकिन मुस्लिम लीग को अवामी जमात बनाने का अमल अक्टूबर 1937 के लखनऊ इजलास से हुआ। लेकिन इसी दौरान में दूसरे जंग अजीम का आगाज हो गया, जिसका ऐलान 3 दिसंबर 1939 को किया गया, और इस सिलसिले में 5 सितंबर को वायसराय ने गांधी जी से और कायद आजम से मुलाकात की और जंग में ताउन की दरख्वास्त की। ये वो वक्त था कि जिस वक्त कांग्रेस 8 सूबों पर हुकूमत कर रही थी, यानी 8 सूबों में कांग्रेसी वजारतें कायम थी। लेकिन इस मौके पर कांग्रेस ने हुकूमत के साथ ताउन करने से इनकार किया, बल्कि 10 अक्टूबर को कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से हिंदुस्तान में इक़्तिदार कांग्रेस के हवाले करने का बाकायदा मुतालबा भी किया गया। जब इस मुतालबे को तवज्जो ना दी गई, इस मुतालबे पे हुकूमत ने कान ना धरे, तो 22 अक्टूबर को कांग्रेसी वजारतों ने इस्तीफा देने का हुक्म जो है ऐलान कर दिया, या कांग्रेस की तरफ से कांग्रेसी वजारतों को ख़त्म करने का हुक्म दे दिया गया। यही वजह है कि 15 नवंबर तक तमाम कांग्रेसी वजारतें मुस्ताफ़ी हो गई। अपने दौरे इक़्तिदार में जो सलूक रहा या जिस तरह से कांग्रेस ने हुकूमत की उन 8 सूबों पर, इन वजारतों के खात्मे के बाद कायद आज़म के कहने पे मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात मनाया। इसी दौरान मुस्लिम लीग भी अवामी सियासी जमात के तौर पर ताकतवर हो चुकी थी। इस बात का सबूत 10 अक्टूबर 1939 को वायसराय की तकरीर है, जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया, इस बात को तस्लीम किया कि मुस्लिम लीग ही वो वाहिद जमात है जो मुसलमानों की तर्जमानी और नुमाइंदगी का फर्ज अदा कर सकती है। कमोबेश ऐसे ही ख्यालात का इजहार गांधी जी ने भी किया, जब उन्होंने 10 नवंबर को कहा कि मुस्लिम लीग बिलाशुबा मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम है, और ये इस बात का सबूत है कि करारदाद पाकिस्तान पेश होने और मुस्लिम लीग में मंजूर हो जाने के बाद मुस्लिम लीग की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ। जून 1940 में यूरोप में जंग ने जोर पकड़ा। बरतानिया की हालत जंग में कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, खराब थी, और ये भी हकीकत वाज़े तौर पे नजर आ रही थी कि इंग्लिस्तान की शिकस्त के बाद बरतानवी राज का
खात्मा इस इलाके में हो जाएगा। बकौल सिख लीडर मिस्टर तारा सिंह, सिखों ने तो लाहौर पर कब्जा करने के तमाम इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए थे। यह वो वक्त था जब बरसगीर के ताउन की सल्तनत बरतानिया को सख्त ज़रूरत थी। लिहाजा 8 अगस्त को वायसराय ने ऐलान किया कि उसकी इंतज़ामी कौंसिल में सियासी पार्टियों के नुमाइंदगान को शामिल किया जाएगा। जंग के दौरान मुल्क में किसी किस्म की कोई आईनी तब्दीली नहीं की जाएगी, लेकिन जंग के खात्मे के बाद एक नुमाइंदा दस्तूर साज असम्बली तलब की जाएगी। इस ऐलान को ऐलान अगस्त या अगस्त डिक्लेरेशन कहा जाता है। इस ऐलान में देखा जाए तो करारदाद पाकिस्तान का असर साफ नजर आ रहा था, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये ना तो मुसलमानों के लिए आज़ादी का पैगाम था और ना ही इसमें तकसीम मुल्क की तायद वाज़े तौर पर मौजूद थी। ताहम वायसराय का ये ऐलान इस लिहाज से बड़ा अहम था कि हुकूमत ने पहली मरतबा दस्तूर साज असम्बली की तश्कील का वादा किया था। मुस्लिम लीग ने हुकूमत के इस फैसले की इस ऐलान का उसूली तौर पर खैर मकदम किया, मगर साथ ही साथ इसकी तफासील को नाकाबिल इत्मीनान भी करार दिया। मुस्लिम लीग के नुक्ता नज़र से ये ऐलान इस वजह से भी अहम था कि इसमें इस अहमियत को तस्लीम किया गया था, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों के मसले को गैर अहम समझती थी। इसीलिए इसने इस ऐलान को मुस्तरद कर दिया और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की धमकी दी। और 13 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने हुकूमत के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान किया और 17 अक्टूबर से गांधी जी की निगरानी में यह तहरीक शुरू हो गई। इस सिलसिले में सबसे पहले एक कांग्रेसी लीडर ने जंग के खिलाफ तकरीर करते ही अपनी गिरफ्तारी पेश कर दी और अप्रैल 1941 में कांग्रेस के तमाम अरकान को सिविल नाफरमानी करने की इजाज़त दे दी गई। इस दौरान में कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर पकड़े गए, लेकिन यह तहरीक अवाम में कोई खास शोरश पैदा ना कर सकी और जल्द ही इसका जोर टूट गया। मुसलमानों ने कायदे आज़म की हिदायत के मुताबिक इस तहरीक से कोई ताल्लुक ना रखा, क्योंकि इस तहरीक के जरिए कांग्रेस बरसगीर में हिंदू राज कायम करना चाहती थी और ये इस बात का खुला सबूत था कि मुसलमान अपनी बका के लिए, अपनी पहचान के लिए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के झंडे के तले जमा हो जाएं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस तहरीक को ब्लैकमेल से तशबीह दी और कांग्रेसी लीडरों की मुखालफत की, दिल खोल कर इसके बारे में बात की या उनकी मुनाफकत की वो खूब खोल कर बयान किया। दिसंबर 1941 तक रूस, अमेरिका और जापान भी जंग में कूद पड़े। जापान ने बड़ी तेजी के साथ इंडोनेशिया, मलेशिया और बर्मा पर कब्जा कर लिया और आसाम तक पहुंच गया। जापानी हवाबाजों ने कलकत्ता पर बमबारी की और अगर वो पेशकदमी जारी रखते तो बरसगीर के मशरकी सूबों पर यकीनन कब्जा कर लेते। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम के सफ़ा नंबर 41 पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं कि गांधी जी को यकीन था कि अंग्रेज लड़ाई में हार जाएगा। यही वजह है कि कांग्रेस ने अंग्रेजों पर जोर देना शुरू किया कि बरसगीर की हुकूमत हमारे हवाले कर दो, हम खुद दुश्मन का मुकाबला करेंगे। इस नाजुक हालात में बरतानिया को एहसास था
کہ اسے بر صغیر کی مکمل حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ اس موقع پہ امریکہ کے صدر روزویلٹ نے مداخلت کی اور مولانا ابوالکلام آزاد کے مطابق جاپان کے پرل ہاربر پر حملے جو کہ 6 دسمبر 1941 کے فوراً بعد اس نے برطانوی حکومت سے درخواست کی کہ ہندوستانی یعنی کانگریسی لیڈروں کو راضی کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اتحادیوں کے اشارے پہ چین کے صدر چیان کائی شی نے 9 فروری 1942 کو برصغیر کا دورہ کیا۔ چین کے صدر چیان کائی شی کانگریسی لیڈروں میں بہت مقبول تھے۔ اپنے دورے کے دوران ان کا زیادہ تر وقت مسٹر جواہر لال نہرو کے ساتھ رہا، جبکہ قائد اعظم سے ان کی ایک مختصر ملاقات ہوئی۔ اس نے پنڈت جواہر لال نہرو کو اپنا ہم خیال بنانے کی بھرپور کوشش کی اور برطانوی حکومت کی نیک نیتی کا انہیں یقین دلایا اور واپس چلا گیا۔ برطانوی حکومت کے خلوص، عوام کے ساتھ محبت اور نیک نیتی کو ثابت کرنے کے لیے برطانیہ کے وزیر اعظم مسٹر ونسٹن چرچل نے 11 مارچ کو ایک نئی پیشکش کی، جو کہ اس کی جنگی کابینہ کے ایک رکن سر اسٹیفن کرپس خود لے کر 22 مارچ کو برصغیر آئے۔ مسٹر کرپس کانگریس کے جانے پہچانے ہمدرد اور ان کے کانگریس کے لیڈروں کے دوست رہے تھے۔ مسٹر کرپس کے انتخاب کا یا چناؤ کا مطلب کانگریس کی طرف دوستی کا ہاتھ اور اس کی حمایت حاصل کرنا تھا۔ اپنے قیام کے دوران وہ کانگریس کے بہت زیادہ قریب رہا اور کرپس پہلے 2-3 دن وائس رائے اور اس کی انتظامی ارکان اور دوسرے سرکاری مشیروں کے ساتھ اس نے ملاقات کی۔ برصغیر پاک و ہند کے مختلف سیاسی رہنماؤں سے اس نے ملاقات کی۔ کانگریس کی نمائندگی مسٹر جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد نے کی، جبکہ مسلم لیگ کی نمائندگی قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ اچھوتوں کی نمائندگی مسٹر امبیڈکر، جبکہ ہندو مہاسبھا کی طرف سے ساورکر نے ملاقات کی اور ریاستوں کی نمائندگی جام صاحب نمانگر اور مہاراجہ بیکانیر نے کی۔ مسٹر اسٹیفن کرپس نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور 30 مارچ کو اپنی جو تجاویز انہوں نے تیار کی ان کا اعلان کیا، جو تاریخ میں کرپس تجاویز کے نام سے مشہور ہیں۔ ان تجاویز میں کہا گیا، جو کچھ کہا گیا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے۔ نمبر 1، دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر برصغیر کو آزادی دے دی جائے گی اور اسے درجہ نوآبادیات حاصل ہوگا۔ اس کا تعلق برطانیہ اور دیگر نوآبادیات کے ساتھ برابر ہوگا۔ وہ داخلی اور خارجی معاملات میں خود مختار ہوگا۔ آزادی کا طریقہ کار یہ ہوگا۔ نمبر 2، تمام صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرائے جائیں گے۔ نمبر 3، اس کے فوراً بعد ایک دستور ساز اسمبلی تشکیل دی جائے گی اور اس کے ارکان کا چناؤ اور انتخاب مناسب نمائندگی کے اصول پر اسمبلیاں کریں گی۔ دستور ساز اسمبلی میں ریاستوں کے نمائندے بھی شرکت کریں گے۔ نمبر 4، پھر ہر صوبے سے پوچھا جائے گا کہ کیا وہ ہندوستان وفاق میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ جس صوبے کی اسمبلی 60% اکثریت سے ہاں کہہ دے گی اسے ریاست میں شامل کر لیا جائے گا، اور اگر وہ نہ کہے گی تو اس صوبے کو ریفرینڈم یعنی استصواب رائے کے ذریعے سے 60% اکثریت کی بنا پر الگ ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ اگر الگ ہونے والا صوبہ چاہے تو اپنا الگ وفاق بھی بنا سکتا ہے اور ان کو دستور سازی اور آزادی حاصل کرنے کے وہی مواقع دیے جائیں گے جو ہندوستان کی ابتدائی ریاست کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ نمبر 5، جب تک نیا دستور تیار نہیں ہو جاتا
बरसगीर के दिफा की जिम्मेदारी बरतानिया के कंधों पे होगी। नंबर 6, दूसरी जंग अजीम के बाद जंग तजावीज़ के अलावा फौरी अमल दरामद की तजावीज़ भी थी। कहा गया कि वायसराय की इंतजामी कौंसिल में बरसगीर की सियासी पार्टियों के नुमाइंदों को फौरी तौर पर जगह दी जाएगी, मगर रियासत के दिफा का महकमा अंग्रेज मेंबर के पास रहेगा। नंबर 7, इन तजावीज़ की पहली शर्त यही थी कि तजावीज़ के दोनों हिस्से इकट्ठे मंजूर या मुस्तरद किए जाएं, या ये कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग यानी हिंदू और मुसलमान दोनों राजी हों। कांग्रेस के हवाले से बात करेंगे। ये वो वक्त था कि जब कांग्रेस ये कोशिश कर रही थी कि हुकूमत कांग्रेस के हवाले कर दी जाए, और उसका मुतालबा था कि कौमी हुकूमत मरकजी असम्बली के मुंतखब मेंबरान के सामने जवाबदेह हो, और जब तक पूरी हुकूमत फौरी तौर पर कांग्रेस के हवाले करने का मुतालबा नहीं माना जाता या ना माना गया, तो बातचीत भी टूट गई या खत्म हो गई। क्रिप्स मिशन पर या क्रिप्स तजावीज़ पे क्या रद्द अमल रहा? हमारे सवाल का तकरीबन आखिरी हिस्सा शुरू होता है। कांग्रेस के लिए बरसगीर की तकसीम का इम्कान ही बहुत खौफनाक था, और वो इसके इम्कान से ही बहुत घबराई। उसका ख्याल था कि अंग्रेज जंग हार जाएगा और उसे अपना वादा पूरा करने का मौका नहीं मिलेगा। यही वजह है कि बकौल चौधरी खलीकुज़्ज़मा उन्होंने गांधी जी के ख्यालात को अपनी किताब पाथवे टू पाकिस्तान के सफ़र नंबर 279 पर गांधी जी की क्रिप्स मिशन के तजावीज़ पे जो तबसरा था उसके बारे में कहते हैं कि गांधी जी ने जंग के बाद दिवालिया बैंक के लिए एक ऐसे चेक से तशबीह दी जिस पर आइंदा की तारीख लिख दी गई हो। ये ख्यालात गांधी जी के क्रिप्स तजावीज़ के बारे में थे। क्रिप्स ने कांग्रेस की हिमायत हासिल करने के लिए बहुत मिन्नत समाजिद की, लेकिन कांग्रेस की तरफ से 11 अप्रैल को इन तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। अगरचे मुस्लिम लीग भी क्रिप्स तजावीज़ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं थी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के क़याम की गुंजाइश की तरफ महज एक इशारा था, बात खुलकर सामने नहीं आई थी। इसलिए इसने भी 12 अप्रैल को तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। क्रिप्स ने वतन वापस जाके कहा कि बरतानिया को चाहिए कि जिस कदर मुमकिन हो बरसगीर को हकीकी आज़ादी दे। क्रिप्स तजावीज़ के बारे में कायदे आज़म की राय को रईस अहमद जाफरी ने कायदे आज़म और उनका अहद नामी किताब में कुछ इस तरह से लिखा है कि कायदे आज़म ने फरमाया कि हुकूमत की तरफ से सर स्टीफर्ड क्रिप्स जो तजावीज़ लेकर हिंदुस्तान आए, इनमें तरमीम की कोई गुंजाइश नहीं थी। इन तजावीज़ में पाकिस्तान को वाज़े तौर पर कबूल नहीं किया गया था, और ना ही मुसलमानों के हक़ खुद इरादियत को माना गया था। यही वजह है कि हमने इनको मुस्तरद कर दिया। क्रिप्स की वतन वापसी के बाद गांधी जी ने कहा कि नतायज चाहे कुछ भी हों, हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों की मुनज़्ज़म वापसी हिंदुस्तान और बरतानिया दोनों की सलामती के लिए ज़रूरी है। बरतानवी सियासतदान इस बात को क्यों नहीं मानते कि ये यानी हिंदू मुस्लिम झगड़ा बहरहाल हमारा दाखिली मामला है, वो हिंदुस्तान खाली कर दें, और मैं वादा करता हूँ कि तमाम जमातें इसी में बेहतरी देखेंगी कि मुत्तहिद हो जाएं। बरसगीर से अंग्रेज़ों की मुकम्मल वापसी इत्तेहादी ताकतों को मुकम्मल अखलाकी बुनियाद फराहम कर देगा। अब कुछ मुख्तसरन क्रिप्स मिशन की हमारे बरसगीर पाको हिंद के सियासत पर क्या असरात मुरतब हुए या इसकी क्या अहमियत थी। अपनी किताब
पाथवे टू पाकिस्तान में चौधरी खलीकुज़्ज़मा लिखते हैं कि क्रिप्स तजावीज़ चाहे कितनी खोखली क्यों ना हो, ये बात कहना वजह होगा कि बरतानिया ने अब तक हिंदुस्तान को जिस कदर भी पेशकश की थी, ये तजावीज़ इनसे बहुत आगे थी। क्रिप्स मिशन ने गोल मोल अल्फाज में पाकिस्तान का उसूल भी तस्लीम कर लिया और तजावीज़ का ऐलान हिंदुस्तान के इत्तेहाद के खात्मे की हैसियत रखता है, और इस बात का इजहार था कि मुसलमानों की मंजिल करीब आ गई है। क्रिप्स ने पहली मरतबा एक हिंदुस्तानी विफाक के नजरिए को मुस्तरद किया और तकसीम के उसूल को मान लिया। क्रिप्स स्कीम से पाकिस्तान के मकसद को इस हद तक ज़रूर तक़वियत पहुंची कि हुकूमत बरतानिया की पेशकश के ज़रिए तकसीम मुल्क की तजावीज़ सियासत के दायरे में दाखिल हो गई और पाकिस्तान अब इन तजावीज़ के ज़रिए एक मंजिल और आगे बढ़ गया। यानी क्रिप्स तजावीज़ ने पहली मरतबा एक मुत्तहिद बरसग़ीर के नज़रिए को मुस्तरद किया। काम अपना ध्यान से सुनिए, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। किताब में जहाँ पर क्रिप्स तजावीज़ हैं जो कि नंबर 7 तक हैं, जो पॉइंट क्रिप्स तजावीज़ के नाम से मौजूद है, सिर्फ वही आपने नंबर 7 तक लिखना है। पूरा सवाल या पूरा मौजू लिखने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज़, कल इंशाअल्लाह मुलाकात होगी।